नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए जम्मू रेलवे डिवीजन का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली की आप सरकार पर निशाना। कहा, भाजपा की सरकार आने पर जनहित की योजनाओं को बंद करने की बजाय बेईमानों को निकाला जाएगा ठेकों से बाहर। यातायात को सुगम बनाने सहित कई परियोजनाओं की दी गई सौगात। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास रिनोवेशन पर खर्च हुई 3 गुना राशि। एक अंग्रेजी अखबार ने कैग की रिपोर्ट छाप किया खुलासा। भाजपा का बड़ा आरोप। कहा, कोरोना महामारी के दौरान शीश महल पर किया जा रहा था खर्चा। प्रयागराज में महाकुंभ की कुछ जमीन वक्फ की होने के दावों को प्रशासन ने किया खारिज। जिलाधिकारी ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं का जुटना जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा बर्फबारी का प्रकोप। दिल्ली में भी सोमवार को हल्की बारिश के आसार। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के भीतर पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे नए जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। वहीं तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे और इसी के साथ तेलंगाना के मेडचल मलकगिरी जिले में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अच्छी यात्रा सुविधाओं वाला ये पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे और इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। और मूलभूत ढांचों के विकास के लिहाज से आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर की शुरुआत की और इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो फेज 4 के नए सेक्शन का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लिए 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा कर प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। अब दिल्ली से मेरठ आने जाने में आसानी होगी, यानी दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रेवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया। 13 किलोमीटर लंबे इस नए खंड की लागत करीब 4600 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री ने रोहिणी में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इलेक्ट्रिक बसों से लेकर के मेट्रो, सड़क हर कार्य के लिए पैसे देती है, लेकिन आपदा वालों की प्राथमिकता शीश महल है। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण
इनका शीश महल है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखी। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की बात करने वालों ने दिल्ली वालों के लिए आपदा लाने के अलावा कुछ नहीं किया। राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रम से वे दूर रहें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद जनहित की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानों का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरीश निशाना और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत ट्रेन के 13 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद न्यू अशोकनगर खंड का उद्घाटन किया। इस रेल के परिचालन से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। लोगों ने कहा कि इस ट्रेन के परिचालन से अब गंतव्य तक पहुंचने में पैसा और समय दोनों की बचत होगी। हमारे संवाददाता ने इन यात्रियों से खास बातचीत की, देखिए। वगैरह जाना होगा तो भी यहाँ से सीधा आनंद विहार, वहाँ से रेलवे स्टेशन पे नीचे जाकर और ट्रेवल करेंगे। बिहार वगैरह जाने में मतलब काफ़ी सुविधा मिल गई। वैसे 3 व्हीलर वाले 200-250 रुपये ले लेते थे, अभी 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए 30 रुपये में। काफ़ी आनंद आया। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सफ़र लग रहा है, बहुत आरामदायक है और मेरठ के लिए और दिल्ली से जो सफ़र होगा बहुत आरामदायक है, टाइमली है बिल्कुल एकदम। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। मोदी जी ने तो क्या है ये। पहले भी मैं मेट्रो से आती जाती थी, मेट्रो यूज करती थी, टाइम कम लगता। अब मेट्रो की वजह भी इसमें आऊंगी। इसके बारे में काफ़ी सुन रहे थे, बहुत दिन से वीडियो पर यूट्यूब पर देख रहे थे, तो बड़ा मन था देखने का, तो बड़ा अच्छा लगा करके। और पिछले 10 साल के अंदर में जो देश ने तरक्की करी है उसे देख के बहुत मन प्रसन्न होता है। बहुत अच्छी लगी। ट्रेन का ये हवाई जहाज की तरह ही सीट बनाया और चलने में भी स्पीड भी अच्छी है, तो इनका मनली से जाने आने में सुविधा बहुत अच्छी लगे हमको। बहुत बड़े धन्यवाद मोदी जी के, जोगी जी के भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। लोग बहुत भगवान का रूप में पैदा हुआ और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
और पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, तो वहीं परिवर्तन रैली कार लोगों से दिल्ली में सरकार बदलने का आह्वान भी किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उसे झूठे वादे करने वाली आपदा की सरकार बताया। दरअसल शीश महल पर सीएजी रिपोर्ट आने के बाद अब बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। नीति, नियत, निष्ठा और त्याग के संकल्प के बड़े वादे करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर मामलों का सामना कर रही है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़ा है, जिसमें उन पर खुद के ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का बड़ा आरोप लगा है। विपक्ष इसे लगातार शीश महल कहकर प्रचारित कर रहा है। एक समाचार पत्र ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट से जो हैरतअंगेज खुलासा किया है, उसके मुताबिक सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम यानी 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रिनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया, जबकि 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए बैठी। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट पर 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख 34 हजार रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18 लाख 52 हजार रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16 लाख 27 हजार रुपए, मिनी बार के लिए 4 लाख 80 हजार रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए गए। बाद में इसी संगमरमर की लागत 66 लाख 89 हजार रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी 3 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाने का जिक्र है। शीश महल पर करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमले तेज हो गए। भाजपा की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर निशाना साधा। आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ये अभी पूरी नहीं है। 33 करोड़ की संभावना बताई गई है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं और जैसे जैसे वो खुलासे होंगे ये 70 से 80 करोड़ का मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूट के लगाया है। तो दिल्ली वालों को अब सोचना पड़ेगा कि एक आपदा सरकार जिसने आपदा के समय दिल्ली को आपदा में डाला है और कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया है, ये खुलासे जैसे जैसे खुलेंगे इन भ्रष्टाचारियों का नंगा चेहरा सामने आएगा। वहीं कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए केजरीवाल से शीश महल पर हुए खर्च पर जवाब मांगा। दिल्ली में किस तरीके से हम महंगाई, बेरोजगार महिलाएं तड़प रही थी कि इतनी महंगाई है, राहत दो। 33 करोड़ रुपया अगर उन महिलाओं पर महंगाई से राहत के लिए दिल्ली की खर्च किया होता तो मुझे लगता है कि दुआएं मिलती, पर अब तो मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आके इस पे जवाब देना चाहिए। और सीएजी ने ऑडिट पे किया है और सीएजी कोई निजी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था। उसने मोहर लगाई है इस अखबार की जो आज सुर्खियों में आई है। बिल्कुल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है या नहीं। अलका लांबा की मांग पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शाम के तकरीबन 4 बजे प्रेस वार्ता तो करने आए, लेकिन शीश महल पर सुई पटक सन्नाटा ही रहा। वो अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब देने के बजाय भाजपा से ही उसके कामकाज का हिसाब मांगते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को आपदा की सरकार कहते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत का दावा भी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा वाली सरकार बदलेंगे। इस सरकार ने 10 साल में दिल्ली को बेहाल किया है। उनका कोई भी मॉडल ले लीजिए, उनका एक मॉडल चला है, केवल भ्रष्टाचार का मॉडल, शीश महल का मॉडल चला है। उनके पास वोट मांगने के जाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। आपदा वाली सरकार है, इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। आपने 500 स्कूल नहीं खोले, आप 20,000 कमरों की बात करते हो। आपने कमरों को शौचालय में गिन दिया, शौचालय को कमरे में गिन दिया।
दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पुराने राजेंद्र नगर में डीडीए की पहली 24/7 लाइब्रेरी आरंभ का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वाईफाई, एयर कंडीशनिंग, हर सीट पर पावर आउटलेट, लॉकर, एक कैफेटेरिया और एक शांत आउटडोर सीटिंग की भी व्यवस्था है। ये लाइब्रेरी छात्रों को अध्ययन करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित समग्र स्थान प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस अवसर पर एलजी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अधचीनी, विकासपुरी, द्वारका और रोहिणी में भी ऐसे ही आरंभ पुस्तकालय खोले जाएंगे। भारत और बांग्लादेश ने हिरासत में लिए गए 185 मछुआरों की अदला बदली की प्रक्रिया को पूरा किया और इस दौरान भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया। वहीं बांग्लादेश ने 95 भारतीय मछुआरों को रिहा भी किया और ये प्रक्रिया बंगाल की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पूरा किया गया। साथ ही भारत और बांग्लादेश ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को भी रिहा किया। भारत में हिरासत में लिए गए 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाले जहाज़ों और बांग्लादेश में हिरासत में लिए गए 6 भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की भी अदला बदली की गई। 95 भारतीय मछुआरे 2 महीने से अधिक समय से बांग्लादेश की जेलों में थे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन होने वाला है। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ओडिशा की मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन से संबंधित सभी कामों को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के लिए, उड़ीसा को शोकेस करने के लिए, क्योंकि पूरा विश्व से प्रवासी भारतीय आएंगे तो ये बड़ा एक तरह से उड़ीसा का जो संस्कृति है, कल्चर है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री, इसके बारे में हम सबको बता पाएंगे। और निश्चय अगर जो लोग आएंगे जिनका अच्छा यहाँ पे अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो वापस जाके भी बाकियों से भी ये बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं एक बड़ा अच्छा मौका है उड़ीसा को शोकेस करने के लिए। और हम ये भी आशा करते हैं सारे उड़ीसा वासी और जो भुवनेश्वर वासी हैं कि जो बाहर से लोग आएंगे उनका एक यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरेंजमेंट समय समय पे हम रिव्यू करते रहते हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं, आज रात तक काफी काम हमारा फाइनल स्टेज पे आ जाएगा, तो कल तक सारा खत्म हो जाएगा। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी लगा हुआ है और मेले में सैनिक वर्दी और साधारण वेशभूषा में भी रहेंगे। पैरामिलिट्री और छावनी के सामंजस्य से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ पे सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और वहीं प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में धीरे धीरे सभी अखाड़े आ रहे हैं। कुछ अखाड़े पहुंच गए हैं जिन लोगों ने व्यवस्था संभाल ली है। जूना अखाड़ा में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और सन्यासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ भक्तों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। अखाड़ा उन लोगों के
भी भोजन उन्हें करा रहा है जिनके पास भोजन की सामर्थ्य नहीं है। जूना अखाड़ा महत्वपूर्ण अखाड़ा है जो महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करेगा। यहाँ गतिविधियां जैसे अंचेत्र है, भंडारा है, गुरु महाराज पीर जी महाराज का, ये सब चालू हो गया है। 13 जनवरी से मेला प्रारंभ हो जाएगा। उसकी सारी गतिविधियां, सारी तैयारियां चल रही है। यहाँ से छावनी से लेके तो अखाड़ा श्री पंथ स्नान जूना अखाड़ा सिद्ध बाबा मौजगिरी से लेके तो यहाँ तक पूरी तैयारियां उसकी चल रही है। क्योंकि अभी पंच वहाँ रुके हैं और देवता और ध्वजा यहाँ है, तो वहाँ से सब छावनी में देवता प्रवेश करके आ गया। अब धीरे धीरे संत सब छावनी में आते जा रही है और मेले से पहले ही इसकी सारी गतिविधियां चालू हो जाए। और वहीं महाकुंभ में प्रशासन के साथ ही साथ यहां पहुंच रहे अखाड़ों ने भी साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने की व्यवस्था की है। इन व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। ये महाकुंभ की धरती है। यहाँ आने वाला व्यक्ति निसंकोच यहाँ आए, उसकी सारी व्यवस्था सरकार ने, अखाड़ों ने और यहाँ का जो प्रशासन है उसने कर रखी है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लोगों को भोजन दिया जा रहा है। 1 महीने पहले से लंगर चल रहे हैं। तमाम आश्रमों का निर्माण कराया जा रहा है। इस तरफ जूना अखाड़ा है, सामने आप देख रहे हैं निर्मोही अखाड़ा बन रहा है। तो धीरे धीरे करके संत महात्मा अपने जो छावनी कहते हैं इसको, वहाँ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ स्थान अपना बनाएंगे और साधु संत यहीं रहेंगे। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम पर ध्वज स्थापना की गई और इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अवधेशानंद महाराज ने सफल महाकुंभ और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। महाकुंभ में स्नान के लिए यहां बड़ी संख्या में देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं। प्रयागराज में पहली बार यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से निजी कंपनी ईवो लाइफ स्पेस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बना रही है और ये गोलाकार गुंबदनुमा घर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैसे होंगे और इसका जायजा लिया प्रयागराज से हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है डोम सिटी में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक। जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कुंभ के मेले में, तो उनके लिए ये एक सुविधा वाली जगह बनाई गई। यहाँ पर जो शहर है बसाया गया है ना, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। आप आइए, इसको महसूस करिए, इसको महसूस करिए। आप जिंदगी में एक बार आना तो बनता ही है यहाँ पर। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है, दिव्य कुंभ है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं और जिन लोगों ने बुक कराया है वो तो अद्भुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आप उसके कर्टेन हटा देते हैं तो 360 डिग्री विजन है। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यूपी सरकार ने तमाम ये कोशिश की है, सुनिश्चित किया है कि ये जो डोम सिटी है उसमें अलग अलग सुविधाओं वाले लग्जरी कॉटेज भी मौजूद है। तो महाकुंभ 2025 का एक नया अनुभव आपको इस बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर पर हैं और इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान लोगों के लिए संचार व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने कई जगहों पर टावर भी लगा रखे हैं। इस बारे में प्रयागराज महाकुंभ से जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। महाकुंभ की तैयारियां केवल सरकार नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं और लगभग पूरे कुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराएंगी।
आप देखिए किस तरीके से टावर लगाए गए हैं और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कहीं भी खड़ा करके और पूरी सुविधा दी जा सके। हमारे साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो समझे 30 करोड़ तक यहाँ पे हम जनता संख्या को मतलब इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेटवर्क है यहाँ पे करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 से 35 करोड़ तक का हमारा टारगेट है, सबको हम नेटवर्क प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है, हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इस जगह इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा और BSNL का भी लग जाएगा और एयरटेल का भी लग जाएगा। आप जब आएँ तो नेटवर्क के सहारे, आप मोबाइल के सहारे अपने घर से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहे हैं। कोई सुख या दुख की खबर हो तो आप उन तक पहुंचा सकें। प्रयास करिए कि सुख की ही खबर यहां से जाए। महाकुंभ इस तरीके से बनाया गया है, इस तरह से व्यवस्था दी गई है कि खुशी से आएँ और खुशी से अपने घर जाएं। ये व्यवस्था प्रयास किया गया है कि दी जाए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज, महाकुंभ। और प्रयागराज में महाकुंभ के बीच नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया गया। नेत्र कुंभ में आंखों की जांच, मुफ्त भोजन और निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेत्र कुंभ का संचालन रणछोड़ दास ट्रस्ट राजकोट और इस्कॉन की ओर से किया जा रहा है। मरीजों के भोजन की व्यवस्था इस्कॉन की ओर से की जा रही है, जबकि मरीजों के इलाज का खर्च रणछोड़ दास ट्रस्ट वहन करेगी। इस नेत्र शिविर में पूरे देश से डॉक्टर यहां पहुंच रहे हैं, जो मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। जितने लोग आएंगे उसको हम चश्मा फ्री देंगे, नज़दीक वाला और दूर का। 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, 5, जितना भी सबको चश्मा मिलेगा। भोजन की भी व्यवस्था की है। तीसरा, जिसको ऑपरेशन है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, इधर गोहनिया में, इधर 20 किलोमीटर दूर, वहाँ हमने पूरा कैंपस किया है। जयपुर स्कूल के पास वात्सल्य परिषद में पूरा हमारा शिविर चल रहा है। 50,000 ऑपरेशन करने का संकल्प है। 31 मार्च तक चलेगा। प्रतिदिन चिकित्सा होने वाला है। इस्कॉन को माननीय कृष्ण गोपाल जी ने निमंत्रण दिया, जिससे कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन का भोजन की व्यवस्था कर सकें। तो हम लोग की सारी टीम लगी हुई है। पूरे 2 महीने के अंतर्गत 5 लाख से ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 9.5 एकड़ में ये नेत्र कुंभ कैंप लगा हुआ है। इसमें चश्मा, आंखों का टेस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टरों की जांच, सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ यहाँ जो है भोजन और भंडारे की दिव्य व्यवस्था की गई है, जो सुबह से लेकर रात्रि तक भोजन आप फ्री में उपलब्ध प्राप्त हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने यहां की भव्यता और प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की खुलकर प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि 144 वर्षों के बाद बन रहे इस सहयोग का पुण्य सभी को लेना चाहिए। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, तो ये सच में सर्व सिद्धि प्रद सिद्धियां देने वाला है और 144 साल के बाद आ रहा है। ये भी एक अलग अनुभव होगा। इसमें और भी लोगों को आना चाहिए। अलग अलग विश्वास के, अलग अलग मतों के, अलग अलग देशों से आने वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना फिर से जागृत हो रही है। और हम सब मिलकर के, सिर्फ एक ही प्रण है, पूरी हमारी धरती एक है, हम सबों की संस्कृति एक है, मानवता एक है, और यही कुंभ का मैसेज है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे देशवासी नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ आके देखेंगे कि हमारा महाकुंभ जो ये 12 साल बाद, अब वो क्या 12 साल, 144 साल ये, लेकिन 12 साल बाद जो हमारा महाकुंभ देखने लायक है। और वाकई क्या बोलूं, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए। संस्कृतियों का भी मिलन है। हमारे पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, हमारे अपने भी रिश्तेदार सब अमेरिका से और कौन ऑस्ट्रेलिया से सब आ रहे हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस पुण्य का लाभ उठाएं और सब जरूर आए यहाँ पर। महाकुंभ जहां एक और विश्व को बंधुत्व और मानवता के कल्याण का संदेश दे रहा है, वहीं कुछ तत्व इसको लेकर अजीबोगरीब दावे और बयानबाजी करने में लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नामक एक संगठन ने दावा किया है कि महाकुंभ जहां लगा है वो जमीन का एक बड़ा हिस्सा वक्फ का है और इस अजीब दावे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इस तरह की उकसावे वाली बयानबाजी और निराधार दावों के पीछे आखिर मंशा क्या है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने इस भ्रामक बयानबाजी का खंडन किया है। जिलाधिकारी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है।
प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। इस प्रकार का ये देखिए सब भ्रांतियां हैं और लगातार हम लोग इसको दुरुस्त भी करते रहते हैं। कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो हमने पहले भी कहा है, फिर हम कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और महाकुंभ की खबरों के बाद अन्य खबरों का रुख करें तो संभल में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम जोर शोर से जारी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी के आसपास अवैध अतिक्रमण जैसी शिकायतों की भी जांच की जा रही है। जिला प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बावड़ी की खुदाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। हम इस वक्त चंदौसी के जो लक्ष्मणगंज का जो इलाका है वहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चंदौसी की नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जो बावड़ी की खुदाई का काम जो है उसको कर रहे हैं और ये एक शिकायत पर इसको खोदने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर एक बावड़ी हो सकती है और बावड़ी जब खुदाई करनी शुरू की एएसआई के जो संरक्षण में यहाँ पर नगर पालिका परिषद जो है उसके कर्मचारियों ने खुदाई शुरू की तो ये एक स्ट्रक्चर निकल करके आया है। फिलहाल ये एक मंजिला स्ट्रक्चर अभी तक जो है इसकी खुदाई हो चुकी है। सीढ़ियाँ आप जिस प्रकार से देख रहे थे वो दिखाती है कि एक पूरे तरीके से व्यवस्थित ये एक बावड़ी हुआ करती थी। ये बावड़ी बहुत ऐतिहासिक धरोहर है तो ये हमने वहाँ जाकर देखा तो जमींदोज थी। पहले हम जाते थे बचपन में और लोगों से भी जानकारी करी थी तो वो बावड़ी हमें नजर नहीं आई। तो 21 दिसंबर को यहाँ चंदौसी तहसील में समाधान दिवस लगा हुआ था तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी वहाँ आए हुए थे तो हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक लेटर दिया था, शिकायती पत्र, कि ऐसे से यहाँ पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है चंदौसी की जिसे बावड़ी कुआं बोला जाता था, वो इस समय दिख नहीं रहा, लुप्त हो गया है और हो सकता है भूमाफियाओं ने उसे जमींदोज कर दिया गया हो। तो हमारे साथ तुरंत राजस्व विभाग की टीम भेजी गई थी तो वहाँ देखा राजस्व के अभिलेखों में बावड़ी कुआं करके वो जमीन दर्ज थी, भूमि दर्ज थी। बिलारी के जो सहसपुर स्टेट के जो भी जो सैनिक थे वो सहसपुर से जब बदायूं की ओर जाते थे तब वो इस बावड़ी में रुकते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे क्योंकि तपिश, गर्मी की जो तपिश है उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि सैनिक जो है उस बावड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया करते थे। तो ये स्ट्रक्चर जो था उनके रुकने का स्ट्रक्चर हो सकता है और इसके नीचे भी अभी 2 मंजिला कहा जा रहा है कि ये बावड़ी हो सकती है और इसको लेकर जो एएसआई है उसने भी इसकी कार्बन डेटिंग करने के लिए भी यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो करती है और उनकी कार्रवाई शुरू की है। और चूंकि यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो इसलिए नीचे का काम जो है वो बंद कर दिया गया है। कैमरामैन बॉन्टी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, सहसपुर। और संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जारी है। चौकी क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने संभल में बन रहे इस नए पुलिस स्टेशन की ताज़ा स्थिति का जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम संबलपुर की इसी शाही जामा मस्जिद के पास खड़े हैं जिसको लेकर के विवाद है और इस जो शाही जामा मस्जिद है इसे कहा जा रहा है कि ये हरिहर मंदिर है। इसको लेकर के याचिका जिस प्रकार से दी गई थी उसको लेकर के जब सर्वे टीम यहाँ पर आई तो उसके बाद से जो विवाद हुआ उससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ जो भी चिंताएं थी उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक चौकी का निर्माण जो है वो करवाया गया है जिसको लेकर के ये पुलिस चौकी है जिसको सत्यव्रत चौकी नाम दिया जा रहा है। डीडी न्यूज़ की टीम आपको सीधे यहाँ के जो लाइव फुटेज है वो आपको दिखा रही है।
ये एक चौकी का जो निर्माण है यहाँ पर किया जा रहा है और पहले ये भी कहा गया था कि ये एक वक्फ बोर्ड की ये जमीन हो सकती है। इसको लेकर के एसपी ने और डीएम ने अपनी एक जो कमेटी बनाई थी, उसके बाद ये मामला साफ हुआ कि ये जो दस्तावेज लगाए गए थे वो फर्जी दस्तावेज थे और ये सरकारी जमीन पर ये जो चौकी है वो बनाई जा रही है। आपको दिखाएं कि इस प्रकार से लेंटर जो है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है एक कारागार भी यहाँ पर बनाया जाएगा छोटा सा, और यहाँ पर जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है उनको बैठने के लिए यहाँ पर जगह होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हॉल का निर्माण भी किया जाएगा, एक पार्किंग एरिया हो सकता है और कहा जा रहा है कि जनवरी तक ये बनकर तैयार होगा और यहाँ पर जो काम है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति इस जगह को लेकर के हो रही थी तो उसमें जो भी सरकारी दस्तावेज निकल कर सामने आए उनसे स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई कि ये एक सरकारी जमीन है जिस पर यहाँ पर जो है चौकी का निर्माण हो रहा है। और स्थानीय नागरिक भी काफी खुश हैं चौकी के बनने के बाद। कैमरामैन मोंटी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, संबलपुर। और उधर छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी इलाका देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बल कई तरह के ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 4 माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक शत्रु कारम शहीद हो गए। जो पूर्व में माओवादी संगठन में थे, आत्मसमर्पण के पश्चात वो सुरक्षा बल में शामिल होकर अभी वर्तमान में प्रधान आरक्षक पद में अभी डीआरजी में कार्यरत थे। जैसा उनके द्वारा इस मुठभेड़ में काफ़ी बहादुरी से जो माओवादियों का हमला को सामना किए थे, इसमें 4 माओवादी की अभी डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में जो बुलेट इंजरी कारण से जो हमारा वीर जवान प्रधान आरक्षक सन्नू करम का शहादत हो गई थी। लेकिन इसके शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में हमारा सुरक्षा बल और मजबूती से कार्रवाई करेगा। 2 दिन पहले गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित सोनामाल जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के करीब 300 जवान शामिल थे। पिछले 1 साल के दौरान सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलियों को मार गिराया, 879 नक्सली गिरफ्तार हुए और 816 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। अभी जो 4 नक्सली ढेर हुए हैं उनके लिए हमारे सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं और उसमें एक हमारा भी जवान शहीद हुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि इस क्षेत्र में माओवादियों का लगातार इनकाउंटर हो रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीतियों और सुरक्षा बलों की सघन कार्यवाही के चलते नक्सलियों का लगातार खात्मा हो रहा है। वहीं आज दक्षिण अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान भी शहीद हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में यह साल 2025 की दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 3 जनवरी को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़। भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और एक एयर क्रू गोताखोर शामिल है। नियमित प्रशिक्षण के दौरान यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के दौरान हादसे के शिकार हुए चालक दल के सदस्यों को पोरबंदर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के कारणों की जांच बोर्ड ऑफ इंक्वायरी द्वारा की जा रही है और यह घटना पोरबंदर में तटरक्षक वायुसेना के एयर एनक्लेव में हुई। पोरबंदर एयरपोर्ट पे आज दोपहर 12:10 पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो लैंडिंग कर रहा था, वो लैंडिंग के टाइम पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उस टाइम पे चॉपर में 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तीनों को रेस्क्यू करके पोरबंदर की हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुखद घटना में तीनों जवानों की डेथ हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर से ग्रैप 3 हटा दिया गया है। 3 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 को लागू कर दिया था। इसके अगले दिन भी पाबंदियां लागू थीं, लेकिन अब पिछले 2 दिन से हवा चल रही है, जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। अब एयर क्वालिटी में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर का यातायात काफ़ी इस पर असर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां जो हैं वो भी देरी से चल रही हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरा में पनाह लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 6 जनवरी तक कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। प्लेन्स में पंजाब या हरियाणा यहाँ भी आज आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी, कहीं ना कहीं नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। कल से कम हो जाएगा। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, अभी कुछ दिनों से जहाँ कोल्ड डे भी प्रिवेल हो रहा था, लेकिन आज जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव एनसीआर दिल्ली में भी थोड़ा रह सकता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। और कल के लिए हमारा अनुमान है एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल रिजल्ट कहीं ना कहीं हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की पहली बार यात्रा करने वाले पर्यटक बर्फ को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ देखी थी। दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इंडिया के बाहर जाने का ड्रीम क्यों है, जब इंडिया में हर तरह क्लाइमेट है तो बाहर क्यों जाना। काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इस साल का जो मैं बताऊँ दिसंबर 2024 तक का जो टूरिस्ट है भद्रा में 5.5 पौने 6 लाख का फिगर हमने अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। इस बीच जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर लगातार 8वें दिन यातायात बाधित रही। यहाँ -2 पे चल रहा है अभी टेम्परेचर और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जैकेट है, जैकेट में इनर है, उसके ऊपर भी लेयर है, 3-4 लेयर करके फिर भी ठंड महसूस होती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड और कोहरा और शीतलहर का यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कम होने की वजह से कई उड़ानों में देरी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खुला आसमान और परवाज भरते पक्षी, उन्मुक्त गगन में पक्षियों का कलरव सभी को बरबस आकर्षित करता है। और इस दिन की विशेष कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीम पहुंची जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील। देखिए, जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील बहुत ही सुंदर वेटलैंड है। प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरे हुए इस झील में 300 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में सुदूर देशों के प्रवासी पक्षियों का कलरव रोमांचित करता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के वातावरण के बीच सुकून की तलाश लोगों को यहाँ खींच लाती है। विश्व से कई तरह की पक्षी प्रजातियां आती है। बारह गूज जो विश्व में सबसे ऊंची उड़ने वाली बर्ड का शुमार रखती है, जो एवरेस्ट से भी कई मीटर ऊपर उससे उड़ करके आती है। आज बर्ड फोटोग्राफी के प्रति लोगों में काफी क्रेज बढ़ा है, तो कुछ के लिए ये प्रकृति के नजदीक रहने का बहाना है। वहीं पक्षी प्रेमी सोशल मीडिया पर पक्षियों की अटखेलियों के साथ वीडियो पोस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम लोग ये पिछले 10 सालों से बर्ड वाचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी एफर्ट लेते हैं कि जिस जगह पे जाएं वहाँ लोगों को एजुकेट करें फॉर कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर द रिच हेरिटेज विच वी हैव। बर्ड्स जो हैं वो हमारे
आसपास सभी जगह हैं, पर जब इस तरह की लोकेशन पे, इस तरह की जगह पे आके हम बर्ड्स देखते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव रहता है। पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बेहद अहम हिस्सा है। ये हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का भी आधार है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय अतिक्रमण के कारण इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पक्षियों के व्यवहार और संख्या में भी परिवर्तन आया है। सभी ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाता हूँ बर्ड फोटोग्राफी के लिए। बर्ड सेंसस में, बर्ड काउंटिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ। जब भी मैंने बर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे इतनी वैरायटी लगती है कि भगवान ने किस किस तरह की वैरायटी बना रखी है, किस तरह के रंग भर रखे हैं। और बर्ड वाचिंग के कई तरह का आनंद मिलता है। एक तो जैसे वॉक भी हो जाती है, जंगलों में घूमते तो शुद्ध हवा भी मिल जाती है और पक्षियों को भी देख लेते हैं। पक्षियों को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर माना जाता है। चाहे हमारी फसलों को कीट पतंगों से बचाने की बात हो या फिर हमारे जो नदी, नाले, तालाब हैं, इनके अंदर खरपतवार को रोकना हो, इनमें पक्षी बेहद अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में नेशनल बर्ड डे पर हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार, प्रशासन, इनके जो प्रयास हैं प्राकृतिक संरक्षण को लेकर के, उन सब में हम लोग ज़्यादा संवेदनशीलता से अपना रोल निभाएंगे। मैं मंजू मीना, दूरदर्शन के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ। हॉकी इंडिया लीग में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब ने अपनी पहली जीत हासिल की। टीम ने वेदांता कलिंगा लेंसर्स की टीम को 4-3 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में हालांकि कलिंगा लेंसर्स ने शानदार शुरुआत की और सूरमा हॉकी क्लब पर दबाव भी बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, सूरमा हॉकी क्लब का रुतबा बनता गया। सिडनी टेस्ट हारने के साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा भी खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की आलोचना का सिलसिला और तेज हो गया है। वैसे केवल पर्थ टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 टेस्ट में टीम इंडिया के बेस्ट सितारे फ्लॉप रहे और इनका ना चलना ही टीम की सीरीज हार का सबसे बड़ा कारण भी बना। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो सितारे जो इस पूरी सीरीज के दौरान फीके रहे। पर्थ टेस्ट को जीतकर शान से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज करने वाली टीम इंडिया से आखिरकार सिडनी में आकर इस ट्रॉफी पर 10 साल से बरकरार कब्जा छूट गया। सिडनी टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2014-15 के बाद पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से अपने नाम किया। ऐसे में अगर इस हार के गुनहगारों को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 3 मैचों की 5 पारियों में 6.20 के औसत से सिर्फ 31 रन बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर 10 रन रहा। यानी टीम इंडिया के लीडर का ये हाल रहा तो बाकियों को क्या कहा जाए। इस कड़ी में दूसरा नाम विराट कोहली का है। विराट कोहली ने 5 मैचों की 9 पारी में 23.75 के औसत से सिर्फ 190 रन बनाए। पर्थ टेस्ट की शतकीय पारी को हटा दिया जाए तो इस बल्लेबाज ने 8 पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में कोहली का रन बनाना बेहद जरूरी था, लेकिन कोहली लगातार फ्लॉप होते रहे। वहीं इस क्रम में तीसरा नाम शुभमन गिल का है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल ने भी बेहद निराश किया। गिल ने 3 मैच की 5 पारियों में 18.60 के औसत से 93 रन बनाए, जबकि ये वह क्रम था जहां टीम को संभालने और पारी को आगे बढ़ाने में रन बनाना बेहद अहम हो जाता है। हार के चौथे बड़े कारण रवींद्र जडेजा रहे। रवींद्र जडेजा पूरी सीरीज में ना तो बल्ले से और ना ही गेंद से कमाल दिखा पाए। इस सीरीज में जडेजा के बल्लेबाजी परफॉर्मेंस को देखें तो इस बल्लेबाज ने 3 मैच की 5 पारियों में 27 के औसत से 135 रन बनाए, जबकि वहीं गेंदबाजी में 3 मैच की 4 पारियों में वो सिर्फ 4 विकेट ही ले पाए। सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो खुद को इस उम्मीद पर खरा नहीं उतार पाए।
We must prepare specialist test players, at least the batsmen. There were 6 or 7 fast bowlers were taken to Australia, and look what happened. Australia won in 27 overs. So this was just with minus Bumrah, the reality check was there. भारतीय टीम का इस सीरीज में कितना लचर प्रदर्शन रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम कुल 7 बार इस सीरीज में 200 के आंकड़े के अंदर सिमट गई, जो कि किसी सीरीज में 200 से कम में ऑल आउट होने के मामले में संयुक्त तौर पर सर्वाधिक आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर इन बड़े नामों को अब अपने इस खराब प्रदर्शन का जवाब अपने बल्ले से ही देना होगा। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस पूरी सीरीज के दौरान टीम इंडिया की रणनीतियां भी पूरी तरह से विफल साबित हुई, जिसके लिए अब कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में टीम मैनेजमेंट भी है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोपा डेल रे में बार्सिलोना ने बारबास्ट्रो के खिलाफ 4-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की है। टीम की ओर से रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 2 गोल करने में सफलता हासिल की। लेवेंडोस्की ने खेल के 31वें और 47वें मिनट में 2 गोल दागे। बाकी के 2 गोल एरिक गार्सिया और पेब्लो टोरे ने किए। गार्सिया ने मैच का पहला गोल किया, जबकि टोरे ने 56वें मिनट में गोल किया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जुलाई 2022 में बार्सिलोना से जुड़ने के बाद सभी तरह की प्रतियोगिताओं में अब तक कुल 84 गोल किए हैं। चेक गणराज्य के जिरी लेहका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में लेहका का सामना अमेरिका के रियली ओपेलिका से हुआ और पहले सेट में जब लेहका 4-1 से आगे थे, तभी ओपेलिका ने इंजरी के चलते बीच मैच से हटने का फैसला लिया। लेहका का ये दूसरा एटीपी टूर खिताब है। लेहका वैसे केवल दूसरे चेक खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले साल 2009 में राडेक स्टेपनेक ने खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन सबलेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। सबलेंका ने फाइनल मुकाबले में रूस की पोलिना कुदुरमेतोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद सबलेंका ने जबरदस्त वापसी की और अपनी रूसी प्रतिद्वंदी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। सबलेंका के लिए ये जीत कई मायनों में अहम है, जिसमें से सबसे पहली वजह 12 जनवरी से शुरू होने वाला साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है। MMA चैंपियन पहलवान संग्राम सिंह ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस साइकिलिंग इवेंट की शुरुआत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई। संग्राम सिंह ने युवाओं को किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी और फिट इंडिया को सरकार की अच्छी पहल बताया। मैं कहना चाहूँगा कि ये वाकई बहुत सराहनीय पहल है कि भैया सरकार ने ये मुहिम चला दी है। तो मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा कि भैया मैंने भी बोला ना कि नशा है ना, नशा जवानी में है, नशा ड्रग्स में नहीं है। यूथ को ये कहना चाहूँगा कि भैया हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। तो अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी को चेंज करो। और आइए अब नजर डालते हैं देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। भुवनेश्वर में भारतीय प्रवासी दिवस के आयोजन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप का उद्घाटन किया। इस बार देश भर से करीब 2300 एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पाला बदलने के ऑफर पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया के फुलिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के परिसर का उद्घाटन किया। संस्थान का नया परिसर अत्याधुनिक तकनीक द्वारा 75.95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के नाला सोपारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अनधिकृत प्रवासियों पर व्यापक कार्रवाई के तहत घाटकोपर उपनगर में एक विशेष अभियान के दौरान ये गिरफ्तारियां की गईं। भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशील 3 जनवरी को सेनेगल के डकार बंदरगाह पर पहुंच गया। यह यात्रा सेनेगल और भारत की नौसेनाओं के संबंधों को और मजबूत करेगी। कैप्टन पीटर वर्गीस की कमान में सेनेगल पहुंचा आईएनएस तुशील विभिन्न सैन्य और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होगा। भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। नियमित प्रशिक्षण के दौरान पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से कोच्चि मैराथन का आयोजन किया गया। कोच्चि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अलग अलग श्रेणियों में आयोजित इस मैराथन में कई राज्यों के धावकों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कचरे को भोपाल से पीथमपुरा ले जाने और वहां इसे नष्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। हरियाणा के सोनीपत जिले में 12 दिनों के भीतर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 3:57 पर आए भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इस साल पर्यटकों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में आने वाले इस उद्यान में वर्ष 2024-25 पर्यटन सीजन में 2.3 लाख आगंतुक पहुंचे, जिसमें 7600 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सॉन्ग जारी किया है, जिसमें दिल्ली सरकार के झूठे वादों और परिवर्तन पर फोकस किया गया है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गीत में अपनी आवाज दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।